नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में वैद्युत ऊर्जा के स्रोत इस बात पे चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि वैद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन कौन सा होता है और किस प्रकार से हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं वैद्युत ऊर्जा का स्रोत यानी कि ऐसे साधन जिनसे हम वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। हमने कुछ स्रोत यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसा है आपका पहला सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऐसी और ढेर सारी ऊर्जाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5 प्रकार के वैद्युत ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार करते हैं। आपने बहुत तरीके से आप कहीं जाते होंगे, रास्ते में देखा होगा, मंदिरों पर देखा होगा, घरों में भी लगा होता है। एक सौर सेल होता है छोटा सा, उसमें हम अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। जो अर्धचालक प्रकाश को या प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एक छोटे से सेल प्रकाश सेल की जो क्षमता होती है वो 0.5 वोल्ट होती है। ऐसे कई सेलों को मिला करके एक बड़ी सी प्लेट बनाई जाती है जिसे सौर ऊर्जा की प्लेट आप कहते होंगे या सोलर पैनल कहा जाता है। तो वहाँ पे हम वैद्युत ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलने में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उपयोग। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास ऊर्जा है, पृथ्वी पर नहीं या पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं या पूरे सौरमंडल में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है, साधन है, वो किसके पास है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य के पास है। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदलने का काम किसके माध्यम से करते हैं, सौर सेल के माध्यम से करते हैं। इसमें क्या होता है कि सोलर सेल के माध्यम से हम एक बड़ा सा पैनल बनाते हैं और उस पैनल को हम जोड़ करके एक दूसरे से एक निश्चित मान का विभव और धारा प्राप्त कर लेते हैं, जो हम बैटरी के अंतर्गत स्थानांतरित करते हैं या डायरेक्टली भी उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जल ऊर्जा। जल ऊर्जा के माध्यम से हम वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आपको बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। उसके बाद जो होता है दूसरे नंबर पे वो हमारा कौन सा है, जल विद्युत संयंत्र या जल ऊर्जा। जल ऊर्जा के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं, आपको बता दें, ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर या नदियों पर हम बांध बनाते हैं। ये बांध बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनको बना करके, और इनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अधिक रखी जाती है। इस बांध में जो बरसात का, जो बारिश का पानी होता है, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा ऐसा नहीं कि बाल्टी के माध्यम से या हम जग के माध्यम से करते हैं। वो बारिश जब बरसती है तो उसका जो पानी होता है उस डैम में यानी कि इकट्ठा हो जाता है, बांध में इकट्ठा हो जाता है। तो जब पानी अधिक ऊंचाई तक इकट्ठा हो जाता है तो उस डैम के पानी को एक नली के माध्यम से या एक पाइप के माध्यम से छोड़ा जाता है। पानी अधिक होने के कारण वो जो पानी छोड़ा जाता है उसमें बहुत अधिक प्रेशर होता है, बहुत अधिक दाब होता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उसके बाद उस पानी को छोड़ा जाता है पाइप के माध्यम से और वहाँ पे पाइप के सामने एक टरबाइन लगा होता है। टरबाइन का मतलब कि जो पानी का फोर्स पड़ते ही घूमने लगता है। एक चक्री होती है जिस पर ऐसे कुछ चक्री होती है, उसकी ऐसे उसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं
ऐसे। तो जब इस पे हम पानी को डालते हैं तो पाइप का पानी जब इस पे पड़ता है तो ये इधर से घूमने लगता है, इस तरह ये नाचने लगता है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने लगता है। तो उस पाइप के माध्यम से आए हुए जल के माध्यम से हम टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन घुमा करके इससे हम डायनमो का मतलब जो विद्युत का उत्पादन करता है उस माध्यम से, यानी कि डायनमो को घुमाते हैं और डायनमो के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यह हमारा जल ऊर्जा। अच्छा, भरे हुआ जल, जो डैम में पानी भरा होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको बता दें, भरे हुए पानी में या भरे हुए डैम में जो जल भरा होता है उसमें स्थिर ऊर्जा पाई जाती है। अगला आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के माध्यम से भी हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसमें स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर बड़े बड़े पर लगाए गए होते हैं और ये सिर्फ उन्हीं स्थानों पर संभव है जहां पर वायु की जो रफ्तार है, वायु की जो स्पीड है वो लगातार पूरे साल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसतन वेग से उसकी गति होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है उसका वेग तो फिर वो हम उसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा का ठीक तरीके से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा से हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन क्यों नहीं करते? क्योंकि पहला मैंने बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन जो होता है वो कोयले के माध्यम से होता है और दूसरे नंबर पर हमारा जल विद्युत संयंत्र है। तो दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर ये पवन क्यों नहीं लिया गया? तीसरे नंबर पर भी ये नहीं है, और भी है, नाभिकीय विधि है और ढेर सारी विधियां हैं। तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर या पहले नंबर, क्योंकि जो पवन ऊर्जा है ये हमें प्रत्येक स्थान पर पहली बात तो प्राप्त नहीं हो सकती और हमें थोड़ी सी बिजली के लिए इसका बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है जिसमें खर्च बहुत आता है, स्थान बहुत घेरता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है कि खर्च ज़्यादा आता है और जो उसका निष्कर्ष है वो कम निकलता है। इसलिए हम पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में बहुत ही कम करते हैं और लगभग ना के बराबर करते हैं। हाँ, ये है कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, पर लगे होते हैं और ये उन्हीं स्थानों पर संभव है जहां मैंने कहा कि लगातार साल भर कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु चलती हो। अगर वायु का वेग इससे कम है तो फिर ये उन स्थानों पर संभव नहीं होती है। इसमें जब हवा के माध्यम से फैन लगे होते हैं, जो ऐसे इसमें कुछ स्टैंड होता है, टावर लगा होता है, टावर पे यहाँ पे ये फैन लगे होते हैं, तो ये वायु के माध्यम से चलते हैं और फिर जब ये घूमने लगते हैं तो इनको हम डायनमो से फिट कर देते हैं और डायनमो को चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगला है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। तीसरे नंबर पर लगभग नाभिकीय ऊर्जा को आता है। इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम ठीक तरीके से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई एक परमाणु जो होता है, भारी नाभिक होता है, वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और आपको पता है, नहीं पता होगा वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब किसी पदार्थ का निर्माण होता है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया था, तो उसमें एक नाभिक होता है, जो उसका परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं और वो बहुत अत्यधिक बल से बंधे होते हैं। उनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उन्हें हम तोड़ लेते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त भी होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक होता है, जैसे यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो यूरेनियम आपका तत्व है और इसका 235 जो है वो परमाणु भार होता है, यानी कि एक भारी तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक, भारी का मतलब वजन नहीं होता है, आपको बता दें, भारी का मतलब इनका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बहुत अधिक होता है। तो जब हम यूरेनियम के नाभिक को दो भागों में तोड़ते हैं तो वहाँ से न्यूट्रॉन निकलते हैं, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। क्या क्या निकलते हैं, जैसे एक नाभिक है, ये दो भागों में जब टूटता है तो दो भागों में, दो हल्के नाभिकों में टूटता तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों थे,
तो टूटने के बाद कुछ न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ये टूटते कैसे हैं? टूटने का जो तरीका होता है, इन पर जब हम भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, बहुत तेजी से डालते हैं, तब ये हमारा भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और टूटने के बाद वहाँ से ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। इसके बाद फिर से जो वहाँ से न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, वो न्यूट्रॉन बाकी के जो दो भाग टूटे हुए थे उन पर फिर से अटैक करते हैं, फिर से प्रहार करते हैं, जिससे वो दो जो खंड होते हैं वो फिर से दो दो भागों में टूट जाते हैं। ऐसे ये प्रक्रिया तब तक चलती है, ये सब फिर दो दो आगे चलकर फिर दो दो भागों में टूट जाते हैं, फिर दो भागों में, फिर दो भागों में, यानी कि पहले 2 होगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ ये चला जाता है। इस प्रकार ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि एक प्रकार से विस्फोट हो सकता है। यानी कि आपको बता दें, जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, वो नाभिकीय विखंडन पर ही करता है और इससे हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन परमाणु बम को हम जब छोड़ते हैं तो वो विध्वंसकारी हो जाता है, लेकिन हम जो परमाणु भट्ठी बनाते हैं, जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उससे कोई विस्फोट नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो क्रिया है, अभिक्रिया होती है, उस क्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो अभिक्रिया होती है वो न्यूट्रॉनों पर निर्भर करती है। जब तक आप न्यूट्रॉनों की बमबारी नहीं करते हैं तब तक ये टूटते नहीं हैं। और इनको यानी कि अगर न्यूट्रॉनों को हम कंट्रोल कर लें, बमबारी ना करने दें, तो इनको कंट्रोल करके एक लगातार श्रृंखला बना करके अभिक्रिया को पूरा आसानी से किया जा सकता है। और इसी का प्रयोग हम नाभिकीय भट्ठी या परमाणु भट्ठी में करते हैं, जिससे हम उष्मा प्राप्त करते हैं। यानी कि परमाणु भट्ठी में इसको विस्फोट करा करके, इसको दो हल्के नाभिकों में तोड़ करके विस्फोट करा करके ढेर सारी उष्मा जब वहाँ से निकलती है, तो उस उष्मा का प्रयोग हम जल को वाष्पित कराते हैं। वहाँ पे जल को गुजारा जाता है, तो जब पानी को अधिक उष्मा मिलती है, अधिक गर्मी मिलती है, तो वो भाप बन के उड़ने लगता है और उसी भाप के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है। आपने सुना होगा भाप इंजन भी पहले होता था, तो ऐसा नहीं कि भाप इंजन तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी हम कोयला हुआ या नाभिक के विखंडन करते, दोनों से एक ही काम होता है। क्योंकि कोयले को जब जलाते हैं तो भी वहाँ से उष्मा प्राप्त होती है और नाभिकीय विखंडन की जब क्रिया होती है तो वहाँ से भी उष्मा ढेर सारी प्राप्त होती है। तो उस उष्मा का उपयोग कुछ और नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ से जल को गुजारा जाता है और जल जब वहाँ से गुजरता है तो वो वाष्पित हो जाता है और जब जल वाष्पित होने लगता है तो उस वाष्पित जल को एक पाइप के माध्यम से टरबाइन से होकर के गुजारा जाता है। और जब वो टरबाइन से होकर गुजरता है, ऐसे टरबाइन से जो यहाँ पे मैंने बनाया था, तो वो टरबाइन घूमने लगता है और जब टरबाइन घूमने लगता है तब वो डायनमो को उससे घुमाया जाता है और डायनमो आपको विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके दे देता है। अगला है रासायनिक ऊर्जा। तो आपको बता दें सबसे पहले कि आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ोन की बैटरी होती हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी होती हो, चाहे बस में लगी बैटरी, मोटरसाइकिल में लगी बैटरी या आपके मोबाइल फ़ोन में लगी बैटरी होती है। उसमें जो है आप जिस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उससे वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन उसमें विद्युत ऊर्जा जो हमें वो देता है वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है। 2 प्रकार की बैटरियां होती हैं, एक चार्जेबल होती हैं और एक नहीं हो सकती चार्ज। जो जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते उन्हें शुष्क सेल कहते हैं। उन्हें जब हम केमिकल्स को मिला करके बनाते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और जब भी हम उससे किसी चालक तार को ऐड कर देते हैं तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। यानी वो आपको जो शुष्क सेल होता है या आपका चार्जेबल जो चार्ज आप करते हैं बैटरी, दोनों में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में पहले से इकट्ठा रहता है, संचित रहता है, उसके बाद उसको हम पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। ठीक है ना।
तो आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा कि जो वैद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं आपको मैंने सिर्फ 5 प्रकार के बताए हैं, और अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो पहले इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इन्हें राइट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। इससे बहुत ही छोटे छोटे सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं अब आपको हम अगली वीडियो में, तब तक खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।